हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 10 सीपीसी का। फ्रेंड, सेक्शन 10 सीपीसी क्या कहता है, सेक्शन 10 में क्या है और ये कोर्ट सेक्शन 10 के जो प्रोविजंस हैं इनको कब अप्लाई करेगा। तो फ्रेंड, सेक्शन 10 जो है ये स्टे की बात करता है, स्टे ऑफ सिविल सूट। यहाँ पे जो सिविल सूट होगा उसको कोर्ट स्टे करेगा, लेकिन कोर्ट स्टे कब करेगा और क्यों करेगा, ये सारी कंडीशन इससे हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ, समझा दूँ इस सेक्शन के बारे में। सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए क्या देयर मस्ट बी टू सूट, दो सूट होने चाहिए। अब दो सूट कैसे होंगे, एक तो पहले फाइल हुआ हो, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट होना चाहिए, और एक सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। दोनों सूटों में सेम पार्टीज हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन हो और सेम रिलीफ, मतलब हर चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक, अगर दोनों सूटों में सब चीज़ सेम है, जो सब्सिक्वेंट सूट हो रहा है कि जो बाद में सूट फाइल किया ना, उसको कोर्ट स्टे करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है, और जो सूट जिस पॉइंट को लेके, जिस डिस्प्यूट को लेके जो भी रिलीफ चाहिए, सारी चीज़ों को, सारी जो सेम चीज़ें हैं वही एक सूट दोबारा बी फाइल कर देता है। पहले ए वर्सेस बी, अब बी वर्सेस ए, सेम पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, जो ये सब्सिक्वेंट सूट यानी कि जो बी ने सूट फाइल किया, इस सूट को क्या करेगा, कोर्ट स्टे कर देगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं सारे इसके प्रोविजंस को। सेक्शन 10 को डील विद द स्टे ऑफ अ सूट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हम स्टे ऑफ सूट को और क्या कहेंगे, रेस सब जुडिस इसे कहते हैं, रेस सब जुडिस। रेस मीन्स मैटर एंड सब जुडिस मीन्स पेंडिंग, टुगेदर स्टेटेड दैट सब्जेक्ट मैटर विच इज पेंडिंग इन द कोर्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दिस रूल अप्लाइज वेयर द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन। हम कहाँ अप्लाई करेंगे सेक्शन 10 की प्रोविजन को, जहाँ पे कि ऑलरेडी मैटर कोई पेंडिंग होगा। किस लिए पेंडिंग होगा, ऑब्वियसली कोई डिसीजन के लिए। ठीक है, इन प्रॉपर मीनिंग नो कोर्ट शैल प्रोसीड। यहाँ पे जो नो कोर्ट शैल प्रोसीड है, ये सब्सिक्वेंट सूट के लिए, जो हमने बाद में फाइल किया उसके लिए है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। यानी कि जो बाद वाला सूट है, सब्सिक्वेंटली सूट है, उसमें जो मैटर इन इशू है वो ये तो बिल्कुल डायरेक्टली या कुछ हद तक सब्सटेंशियली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। किसमें, जो हमने बाद में सूट फाइल किया है, बिटवीन दी सेम पार्टीज के बीच होना चाहिए, एंड दैट द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम। और जो जहाँ हमने पहले सूट किया है वो कॉम्पिटेंट हो, अगर जहाँ हमने पहले वाला सूट फाइल किया वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, और जो हम दूसरा सूट फाइल कर रहे हैं उसके जो भी उसमें इश्यूज है, पार्टीज सब सेम हो, तो कोर्ट क्या करेगा, जो सेकंड सूट हमने फाइल किया यानी कि जो हमारा सब्सिक्वेंट सूट है उसको कोर्ट स्टे करेगा। Here the court is competent to trial the matters, but court will not proceed the said matters because the same subject matter between the same parties is already pending in the same court or any other court in India. ठीक, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट की बात हो रही है कि सब्सिक्वेंट सूट को ट्रायल करने के लिए कोर्ट कॉम्पिटेंट होता है। जहाँ हमने दूसरा वाला सूट फाइल किया है वो सूट को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसको ट्रायल नहीं करेगा क्योंकि सेम पार्टीज और सेम मैटर पे सूट ऑलरेडी पेंडिंग है। रेस सब जुडिस डज नॉट अप्लाई अपॉन एन इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं, फैक्ट इन विच सूट इज गोइंग, वो पॉइंट जिन पे हमारा सूट चल रहा है, जिन पे हमें कोर्ट का डिसीजन चाहिए, वो हमारे इश्यूज हैं। rather it apply upon the entire suit. Therefore, all the issues in the two suits should be substantially same. If some individual issues are common, then res sub judice will not apply upon the entire suit. तो रेस सब जुडिस को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है, रेस जुडिस को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि जो दोनों जो इश्यूज़ हैं वो क्या होने चाहिए, वो सारे सब मतलब सारे सेम होने चाहिए, सारे इशू सेम होने चाहिए, दोनों सूट्स में सारे इशू सेम होने चाहिए। अगर एक इशू या कुछ कॉमन इशूज़ पे इशू सेम है तो रेस सब जुडिस का जो प्रोविजंस है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई नहीं होगी।
If the pendency of the former suit in a foreign court, then on the same subject matter between the same parties, the application of res sub judice will not apply in any court in India. ठीक है, अगर यही एक सूट फॉरेन में चल रहा है, उसी मैटर पे सेम इंडिया में है, तो रेस सब जुडिस का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड, कुछ कंडीशंस की देख लेते हैं कि रेस सब जुडिस जो है कब अप्लाई करेंगे, कोर्ट जो है रेस सब जुडिस का प्रोविजन जो है कब अप्लाई करेगा। There must be a two suits, one previously instituted and other subsequently instituted। मैंने आपको पहले कहा था कि क्या होना चाहिए, there must be a two suit, दो सूट होने चाहिए। The matter and issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit। yes, जो भी इश्यूज हैं पहले वाले सूट में और बाद वाले सूट में वो दोनों सेम होने चाहिए। Both the parties must be between the same both the suit must be between the same parties and their representative। जो दोनों सूट हैं वो क्या हो, सेम पार्टीज के बीच में हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो। Previously instituted suit must be pending in the same court in which the subsequent suit is brought, or in any other court in India, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government or before the Supreme Court। तो कहाँ दोनों सूट है तो सेम कोर्ट में हो, या जो सब्सिक्वेंट सूट हम फाइल कर रहे हैं वो कहीं ऐसे जहाँ की वो मतलब जो भी स्टैब्लिश बाय और कंटिन्यू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है वहाँ हो। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर कहीं भी। द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड must have jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit। Court in which the previous suit instituted must have jurisdiction, उसके पास जुडिशन होनी चाहिए ग्रांट करने का, रिलीफ ग्रांट करने का इन आ सब्सिक्वेंट सूट में भी। अगर हमारा पहला सूट नहीं होता या हम सब्सिक्वेंट एक ही सूट होता है सब्सिक्वेंट सूट, तो जिस कोर्ट में इसे हम फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट के पास क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसके पास जुडिशन होना चाहिए उसे ट्रायल करने का। Such parties must be litigating under the same title in both the suits। दोनों पार्टीज क्या होने चाहिए, दोनों पार्टी की सेम टाइटल होना चाहिए। टाइटल का मीन्स जैसे यहाँ पे A वर्सेस B है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा B वर्सेस A, या फिर A वर्सेस B हो, बट दोनों का टाइटल क्या सेम होना चाहिए। If the above conditions are satisfied, then the court cannot proceed the subsequently instituted suit। अगर ये सारी कंडीशंस कॉल होती हैं, फॉलो होती हैं, तो कोर्ट जो है सेकंड वाले सूट को, सब्सिक्वेंट जो इंस्टीट्यूट हमने सूट किया है, कोर्ट उसको क्या कर देगा, स्टे कर देगा। The provisions contained in section 10 are mandatory and the court have no discretion regarding this provisions। यहाँ पे जो क्या है, जो सेक्शन 10 के प्रोविजंस है ये मैंडेटरी हैं। ऐसा नहीं कि कोर्ट अपना खुद का पावर यूज़ करके कुछ भी कर सकता है कि ना करे, दोनों सूटों को चलाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो सेक्शन 10 के प्रोविजंस है मैंडेटरी है, कोर्ट को इसको फॉलो करना होगा। फ्रेंड, केस है, इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that the res sub judice will apply only if all the matter and issue are substantially the same in the both previously and the subsequent suit। yes, क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि रेस सब जुडिस को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है कि जो मैटर एंड इश्यूज हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों सूटों में सेम होने चाहिए। द रियल टेस्ट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस सब जुडिस इज whether the previously instituted suit was heard and finally decided, then will it operate a res judicata in the subsequent suit। if it is so, the subsequent suit must be stay। कैसे इसकी जो एप्लीकेबिलिटी, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, वो क्या है कि अगर दोनों सूट में सपोज करो पहला सूट जो फाइल है A और B के बीच में फाइल है वो डिसाइड हो जाता है, उसके सारे पॉइंट्स कोर्ट डिसाइड कर देता है, उसमें एडजुडिकेशन कोर्ट का आ जाता है। अब उसी जो सेम ग्राउंड जो इस पर जो डिसीजन आया है उसी ग्राउंड पे दूसरा सूट फाइल होता है, तो क्या ये दूसरा सूट मेंटेनेबल होगा? ये मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। रेस जुडिकेटा हम कब अप्लाई करते हैं? रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है जब पहले वाला सूट डिसाइड हो चुका है। ठीक है, अगर पहले वाला सूट डिसाइड हो चुका है और सेम ग्राउंड पे दूसरा सूट फाइल कर रहे हैं, उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। और अगर पहले वाला सूट हमारा पेंडिंग है और उसी सेम ग्राउंड सेम पार्टी पे हम दूसरा सूट फाइल कर रहे हैं, देन रेस सब जुडिस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया कि हमें एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होगी कि अगर उस सूट पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो रहा है तो उस पर रेस सब जुडिस भी अप्लाई होगा।
और कोर्ट क्या करेगा, वो सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर देगा। फ्रेंड्स इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्यों सेक्शन 10 को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कोर्ट जो है सेक्शन 10 को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट of rules contained in section 10 of the code are to prevent the courts of concurrent jurisdictions from simultaneously entering and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same cause of actions, the same subject matter and the same relief. Yes, कि क्या कोर्ट को प्रिवेंट करेगा, दोनों कोर्टों के पास सेम जुडिक्शन है, उस लिटिगेशन को उस मैटर को एडजुडिकेट करने का, तो उसको प्रिवेंट करेगा कि दोनों मैटर को, मतलब अगर दोनों मैटर अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट के पास तो वर्डन है ना, तो उसको प्रिवेंट, मतलब कोर्ट को प्रिवेंट करने, कोर्ट ऐसा ना करे, कोर्ट के वर्डन को कम करना। टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट, अगर दोनों सूट चलेंगे, दोनों अलग अलग कोर्ट में चलेंगे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट आ जाए, दोनों का कोर्ट का डिसीजन अलग अलग हो सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए। दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर क्या होगा, अगर पार्टीज़ के बीच में, पार्टी ऐसे अलग अलग हर मैटर पर, हर पॉइंट को लेके दोनों पार्टी अलग अलग, एक ही पॉइंट को लेके अगर दोनों पार्टी जो है अलग अलग सूट करती रहें, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सूट जो बढ़ेंगे उनकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए इस सेक्शन 10 के प्रोविजन को कोर्ट अप्लाई करेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।